हेलो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ू। आशा करता हूँ बड़े शानदार बड़े मजे में होगे, लाजवाब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होगे। जी हाँ, ये अध्याय फार्माकोलॉजी का आरोग्यम इन्फिनिटी, जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं पिछले पीवाईक्यूज एमसीक्यूज, जो कि पिछले आपके नोट सेट 8, 9, 7 एग्जाम्स में आ रखे हैं और बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आ रखे हैं। तो अगर आप किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आउटसाइड जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक क्लास जो आपका ये आरोग्यम इन्फिनिटी का सेशन चल रहा है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम काफ़ी अलग अलग एग्जाम से ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को करवा रहे हैं। आज का अध्याय खूबसूरत है क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े होंगे बच्चों, हमने थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, इसलिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, देन उसके बाद आंसर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे उन सभी को हम अच्छे से समझें, है ना, अच्छे से समझे और करें। चलो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से अध्याय की। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों पढ़े इसको। क्वेश्चन है, वुमेन प्रेजेंटिंग विद द सिम्टम ऑफ यूटीआई वाज प्रिस्क्राइब्ड ए ड्रग दैट कोज टेंडन रप्चर, है ना, एंड आर्थ्रोपैथी। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। अगर कोई दवाई ऐसा करवा रही है, टेंडन रप्चर करवा रही है, आर्थ्रोपैथी करवा रही है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ऑप्शन है डीएनए गाइरेज इनहिबिटर, राइबोसोमल इनहिबिशन, सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस। चार ऑप्शन है, सोचे, दिमाग लगाएं और बताएं भाई क्या रहने वाला है यहाँ पे इसका आंसर। सारे बच्चे, हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा। शायद ये वाला टॉपिक अभी हमारा एंटी माइक्रोबियल में नहीं हुआ है, लास्ट टॉपिक रह रहा है हमारा, बट डोंट वरी, हो जाएगा। आप बस सोचें इस में कौन सी दवाई की बात हो रही है जिससे टेंडन रप्चर हो रहा है ना। बहुत कॉमन चीज़ है, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। सोचे, जल्दी से सोचो बच्चों, सोचो, दिमाग लगाएं और आंसर करें। चलो, हो गया, टाइम आउट हो गया बच्चों, है ना। कौन सी ऐसी दवाई है जो टेंडन्स को रप्चर करता है ना, टेंडन्स को रप्चर करती है। ऑप्शन ए डीएनए गाइरेज इनहिबिटर, ऑप्शन बी राइबोसोमल इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर आप लोगों ने इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया है, इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा। हमने सेल वॉल सिंथेसिस भी पढ़ ली है सारी की सारी, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया सर आपने। राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी मैंने पढ़ा दिया, इसमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। तो अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हो तो बस एक ये वाली अभी हमने पढ़ाई नहीं है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए गाइरेज इनहिबिटर, और यही ऐसी दवाई है जो टेंडेंस को रप्चर करती है और आर्थ्रोपैथी करवाती है। बच्चों अगर आपको पता हो तो हम बहुत कॉमनली दवाई यूटीआई में काम में लेते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फ्लोरोक्यूनिलोन्स, है ना, फ्लोरोक्यूनिलोन्स हम बहुत कॉमनली फ्लोरोक्यूनिलोन्स को यूटीआई में काम में लेते हैं। इवन यूटीआई में बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है फ्लोरोक्यूनिलोन्स। एंड ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फ्लोरोक्यूनिलोन्स का, वो डीएनए गाइरेज को इनहिबिट करना होता है। ये भी मैं एक बार तो वैसे बता चुका हूँ क्लास में आप लोगों को। अगर मैं बात करूं डीएनए गाइरेज इनहिबिटर, तो ये बैक्टीरियल डीएनए गाइरेज को, है ना, दैट इज टोपोआइसोमेरेज सेकंड, बैक्टीरियल डीएनए गाइरेज दैट इज टोपोआइसोमेरेज सेकंड, इसको इनहिबिट करता है बच्चों, याद रखना। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास की बात है, 11th 12th की बात है, जहां हमने पढ़ा हुआ है। टोपोआइसोमेरेज इनहिबिट करता है इसको, ठीक है। ये फ्लोरोक्यूनिलोन्स ना तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता, ना सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता, ना ही फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता। ये टोपोआइसोमेरेज सेकंड को इनहिबिट करता है। सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है डीएनए गाइरेज इनहिबिटर। फ्लोरोक्यूनिलोन्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी अगली क्लास के अंदर, जब भी हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि यही की टॉपिक रह गया आपके एंटी माइक्रोबियल्स में, बाकी सारे टॉपिक पूरे हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, पढ़े भाई, इसको ध्यान से पढ़ें। ए ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट प्रेजेंट विद ए टिंगलिंग सेंसेशन एंड पैरास्थीसिया इन द लोअर लिम्ब। ही इज नॉट ए डायबिटिक एंड ओकेजनली कंज्यूम अल्कोहल। कभी कभी पी लेता है, रोज रोज नहीं, कभी कभी पी लेता है ना। कभी कभी पीने वाला ही रोज रोज पीने वाला बनता है एक दिन, इसलिए कभी कभी भी नहीं पीनी है। अगर कोई बोले क्या हो गया आज पी ले, है ना, तेरे दोस्त की खुशी है, तेरे भाई की शादी है, नहीं, कभी कभी पीने वाला रोज रोज पीने वाला बन जाता है, और जो रोज पीने वाला बनता है खतरनाक है ना। किसके लिए, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, हर किसी के लिए खतरनाक है। तो इनका सेवन ना करें, जीवन में स्वस्थ रहें, है ना, और नशे से दूर रहें। यही मैसेज मैं हर एक बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूँ कि इनसे दूर रहें बस।
तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मस्ट बी सप्लीमेंटेड टू दिस पेशेंट, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो पेशेंट को देना पड़ेगा, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2 एंड विटामिन B3। बड़ा आसान क्वेश्चन है, शायद मेरे लड्डू पेड़े इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। करें भैया, जल्दी से आंसर करें, फटाफट जल्दी बताएं। देखो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं। शायद आप सभी सही आंसर कर रहे हो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। एंटी ट्यूबरकुलर चल रहा है, मतलब एटीटी चल रहा है भैया। एटीटी चल रहा है तो एक बहुत खूबसूरत दवाई तो पक्का चल रही होगी, आइसोनियाजिड। अरे चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल आइसोनियाजिड चल रही होगी, 100% ये दवाई चल रही होगी, है ना। आइसोनियाजिड पक्का चल रही होगी। आइसोनियाजिड आप सभी को पता है एक दिक्कत करती है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, न्यूरोपैथी करवाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण पेशेंट के अंदर सेंसेशंस, टिंगलिंग सेंसेशंस देखने को मिलते हैं, है ना। और ये इंसान कभी कभी दारू भी पी लेता है तो भी दिक्कत है, दारू पीने से भी। एक विटामिन है जिसका सप्लीमेंटेशन हमें देना पड़ता है, दैट इज नो डाउट विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, है ना, पायरिडोक्सिन। सारे बच्चे याद रखना, इसका हम लोगों को सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है विटामिन B6 का। आइसोनियाजिड के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए देना पड़ता है, एंड अल्कोहल के साथ भी हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों को भी हमें ये सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, दैट इज विटामिन B6। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आई ये बात? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रेफर टू टाइप E एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। टाइप E एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन सा एग्जांपल है इनमें से? पहला ऑप्शन विड्रॉल रिएक्शन, दूसरा टेरेटोजेनेसिस, ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स एंड टॉक्सिसिटी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने बताइए। चलो भाई देखते हैं, आई थिंक आप सभी को मिल गया होगा इसका आंसर। टाइप ई पूछा है। टाइप ई एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब है एंड ऑफ यूज। टाइप ई का मतलब होता है एंड ऑफ यूज। जब हम उस दवाई का यूज खत्म कर देते हैं या जब उस दवाई को हम लेना बंद कर देते हैं, जब हम उस दवाई को लेना बंद कर देंगे तब वो साइड इफेक्ट दिखाती है, तब वो एडवर्स इफेक्ट दिखाती है। दवाई का लेने के बाद, दवाई लेना बंद करने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट दिखाए दैट इज विड्रॉल रिएक्शन। उसको क्या बोला जाता है? उसको विड्रॉल रिएक्शन बोला जाता है कि पेशेंट ने जैसे ही दवाई छोड़ी उसके बाद उसने साइड इफेक्ट दिखाए, दैट इज विड्रॉल रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी दवाइयां जैसे ओपियोइड्स विड्रॉल, ओपियोइड्स दिखाती है विड्रॉल रिएक्शंस, आपकी बेंजोडाइजापिन्स दिखाती है, स्टेरॉइड दिखाती है, इवन क्लोनिडिन विड्रॉल भी पढ़ा हम लोगों ने। क्लोनिडिन विड्रॉल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। तो ये सारे विड्रॉल दिखाते हैं। टेरेटोजेनिसिटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, टेरेटोजेनिसिटी टाइप बी नहीं होता, टेरेटोजेनिसिटी टाइप डी के अंदर आता है ना। टाइप डी के अंदर आता है टेरेटोजेनिसिटी कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट ये दवाई ले लेता है ना, तो उसको हम और अगर उसके बेबी के अंदर जो फीटस है उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट आ जाए या कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, दैट इज टेरेटोजेनिक दवाइयां। ऐसी दवाइयां जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर लेती है और फीटस को नुकसान पहुंचाती है, उस दवाई को हम टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है जो फोकोमिलिया करवाता है। तो टेरेटोजेनिसिटी का एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड कोजिंग फोकोमिलिया, है ना, फोकोमिलिया। क्वेश्चन है नोट सेट का, नोट सेट में पूछा जा चुका है और मैंने एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया आपको फोकोमिलिया के ऊपर, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाल्पोरेट से होता है, कल ही हमने किया था, कल की क्लास में। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट फेनेटोइन करवाती है, ये भी हमने कल की क्लास में किया था, ठीक है। फिर आता है ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स। ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स बता दो। ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स टाइप ई नहीं होता, ये टाइप ए होता है। ए का मतलब ऑगमेंटेड और टाइप ए, है ना। टाइप ए को हम ऑगमेंटेड बोलते हैं, सारे बच्चे याद रखना।
तो ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स मतलब जरूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखा देना, है ना, मतलब डोज डिपेंडेंट होता है, डोज डिपेंडेंट एडवर्स रिएक्शन होता है कि आपने जरूरत से ज़्यादा डोज दे दी है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा अगर इंसुलिन ज़्यादा दे दिया आपने, वारफेरिन ज़्यादा दे दी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, तो ये डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट होता है। एंड लास्ट इज द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो टॉक्सिसिटी भी यूजुअली टाइप ए या टाइप सी के अंदर काउंट होती है, ज़्यादातर हम टाइप सी में इसको काउंट करते हैं टॉक्सिसिटी को। टॉक्सिसिटी भी किसी दवाई की ओवरडोज से होती है, क्रोनिक यूज से होती है ना, या फिर कोई ड्रग इंट्रैक्शन से होती है, तो अलग अलग कारण है टॉक्सिसिटी होने के भी। तो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने मैंने बताए अच्छे से, और आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है इसलिए आप सभी को आता होगा। अगला क्वेश्चन पढ़े सारे बच्चे, विच एंटी अस्थमा ड्रग शुड बी अवॉइडेड विद इरेथ्रोमाइसिन। कौन सी एंटी रिथमिक दवाई है, एंटी अस्थमा ड्रग है जिसको हमें इरेथ्रोमाइसिन के साथ अवॉइड करना है? साल्बुटामोल, थियोफाइलिन, टर्बुटालिन एंड इप्राट्रोपियम। 4 ऑप्शन है, बताओ बच्चों। लगाओ दिमाग भाई, कौन कौन सी एंटी अस्थमिक ड्रग है जो हम इरेथ्रोमाइसिन के साथ अवॉइड करेंगे? बड़ा खूबसूरत सवाल है भाई, है ना। आज का क्वेश्चन, कौन सी ऐसी दवाई है जो हम अवॉइड करेंगे इरेथ्रोमाइसिन के साथ? देखो यार, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल पढ़ाया था जिसमें मैंने तुम्हें मतलब एक टॉपिक पढ़ा था हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन करके एक टॉपिक पढ़ा था, सारे बच्चे याद करो कि अगर ऐसी दवाई जो एंजाइम्स को इनहिबिट करती है, जैसे बड़ा खूबसूरत एग्जांपल ही ऑलरेडी दे रखा है मैंने, इरेथ्रोमाइसिन। इरेथ्रोमाइसिन एंजाइम्स को इनहिबिट करती है, और अगर ये दवाई एंजाइम्स को इनहिबिट करती है तो अगर कोई और दवाई हम पेशेंट को देंगे तो उस दवाई का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसके कारण दवाई की टॉक्सिसिटी बढ़ने की संभावना हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है जिसके कारण, है ना। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, साल्बुटामोल कोई लेना देना नहीं है, माइक्रोसोमल एंजाइम से इसका। टर्ब्यूटालिन, इप्राट्रोपियम, इनका भी कोई लेना देना नहीं है। माइक्रोसोमल एंजाइम से जो दवाई मेटाबोलाइज होती है दैट इज थियोफाइलिन, है ना। थियोफाइलिन माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है, और ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने इरेथ्रोमाइसिन के साथ दे दिया, इसको नहीं हो पाएगी तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी खतरनाक भी होती है ना। तो आपको आंसर समझना है, आंसर के पीछे का कारण भी समझना है, आंसर भी आना चाहिए, आंसर के पीछे का कारण भी आना चाहिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन यूटिलाइज इन द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा डज नॉट एक्सर्ट इफेक्ट बाय वाइडनिंग द ब्रोंकियल एयरवेज? ऑप्शन है साल्बुटामोल, दूसरा इप्राट्रोपियम, तीसरा डेरिफाइलिन एंड फोर्थ इज द हाइड्रोकोर्टिसोन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, दिमाग लगाओ, सोचो, फिर आंसर करते हैं। बताओ, दिमाग लगा के आंसर करो इस क्वेश्चन का। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ आया क्या तुम्हें वैसे ये वाला? है, जिस जिसको क्वेश्चन समझ आया पहले वो बताओ कि कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो हम इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में काम में ले सकते हैं, है ना। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में काम में लेते हैं, बट वो हाथों हाथ वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकियल एयरवेज नहीं करेगी। मतलब अस्थमा में काम में लिया जा सकता है ना, यूटिलाइज इन द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, बट वो अपना इफेक्ट जो है वो इस मेथड से नहीं दिखाएगी, है ना। वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा को वाइड करके वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। साल्बुटामोल आप सभी जानते हो, साल्बुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है यार, है ना। साल्बुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है ना, और एगोनिस्ट है तो ये हाथों हाथ ब्रोंको डायलेशन करवाती है, सभी को पता है, ब्रोंको डायलेशन करवाती है। अगला है इप्राट्रोपियम, आप सभी ने पढ़ा है, एंटीकोलिनर्जिक है, और एंटीकोलिनर्जिक है तो ये भी ब्रोंको डायलेशन करवाती है।
है ना, ब्रोंकोडाइलेशन करवाती है, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर मैं डेरिफाइलिन की बात करूँ, डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन, है ना, ये सारी की सारी दवाइयाँ, ये भी मिथाइल ज़ैंथेन का एग्जाम्पल है ना, मिथाइल ज़ैंथेन का एग्जाम्पल है, मिथाइल ज़ैंथीन का एग्जाम्पल है, और मिथाइल ज़ैंथीन का एग्जाम्पल है तो मिथाइल ज़ैंथीन भी ब्रोंकोडाइलेशन करवाती है, मैंने पढ़ा दिया आपको बच्चों। हाइड्रोकोर्टिसोन कभी भी, है ना, कभी भी डायरेक्टली हाथों हाथ ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करवाती है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन डायरेक्टली ब्रोंकोडाइलेशन करके इफेक्ट नहीं दिखाती, इसलिए हाइड्रोकोर्टिसोन को हम यूज नहीं करते हैं। समझ आई कहानी? तो हाइड्रोकोर्टिसोन का यहाँ पे आपको ये वाला एक्शन नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसका डिलेड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या करवाता है? डिलेड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है, ठीक है, डिलेड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। और होपफुली आप सभी ने सही भी किया इसको, है ना, मेरे हिसाब से आप समझ गए थे सारे के सारे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हु इज नोन केस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी हु इज ऑन एन इनहेल्ड साल्मेटिरोल थेरेपी प्रेजेंट टू द ओपीडी डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट। अगर सीओपीडी का पेशेंट है, साल्मेटिरोल चल रहा है बट अभी उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो आप उसके साथ कौन सी नई दवाई ऐड करके भेजोगे उसको? थियोफाइलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ओरल ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। चार ऑप्शन है, बताइए बच्चों कौन सी दवाई ऐड करके भेजोगे, बताओ। चलो भाई बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सीओपीडी का पेशेंट है ना, अगर सीओपीडी का पेशेंट है और उसको अगर चल रही है ऑलरेडी, है ना, चल रही है साल्मेटिरोल। साल्मेटिरोल कौन सी दवाई है यार? लाबा है क्या? लाबा, लाबा है क्या? लाबा, लाबा होता है क्या? है लाबा होता है क्या? अरे सर लाबा होता है क्या? हाँ लाबा होता है ना, लॉन्ग एक्टिंग, है ना, लॉन्ग एक्टिंग है साल्मेटिरोल। अब पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, थियोफाइलिन ऐड करेंगे? नहीं करते, थियोफाइलिन ऐड नहीं करी जाती, थियोफाइलिन के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का यहाँ कोई रोल ही नहीं है ना। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ओरल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का कोई लेना देना नहीं है। ओरल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यहाँ पे सीओपीडी के केस के अंदर हम लोग नहीं देते बच्चों। ओरल स्टेरॉइड्स तभी दिया जाता है जब एक्सर्बेशन के सिम्टम्स आते हैं, है ना, सिर्फ एक्सर्बेशन के सिम्टम्स आते हैं। बट यहाँ पे पेशेंट ने ये बोला है कि मुझे बीमारी बढ़ नहीं रही बट आराम भी नहीं हो रहा। अगर बीमारी बढ़ रही होती तो फिर हम इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड देते, बट यहाँ पे पेशेंट ने बोला ही नहीं उसको बीमारी बढ़ रही है। पेशेंट ने सिंपल बोला कि मुझे इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब जैसी है वैसी ही है बीमारी। तो यहाँ पे स्टेरॉइड देने का इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे जो एड ऑन दवाई की तरह काम करेगी दैट इज एंटीकोलिनर्जिक एंड दैट इज इप्राट्रोपियम, ठीक है। इप्राट्रोपियम दवाई यहाँ पे काम करेगी बच्चों। तो याद रखना लाबा के साथ हम एक और दवाई मिलाते हैं, लाबा के साथ हम एक और दवाई मिलाते हैं दैट इज लामा, LAMA, ठीक है। और लामा इज योर इट्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम इज योर लामा। तो लाबा प्लस लामा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बच्चों, याद रखना सीओपीडी के अंदर जो हम पेशेंट को देते हैं, है ना, हर एक बच्चा इसको याद रखे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the subsequent option does not represent a side effect of salbutamol, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है
सब्सिक्वेंट ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, जो साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है साल्ब्यूटामोल का। बताओ भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि साल्ब्यूटामोल का साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, ट्रेमर्स एंड टैकीकार्डिया, 4 ऑप्शन है। साल्ब्यूटामोल का इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है? साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट है ना। बीटा 2 एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े थे बच्चों, याद करो, है ना। बीटा 2 के साइड इफेक्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। और अगर आपको पता हो तो इनमें से कौन सा ऐसा है सब्सिक्वेंट ऑप्शन जो कि साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल जो रिप्रेजेंट नहीं करता, डज नॉट रिप्रेजेंट साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए। देखो यार टैकीकार्डिया तो करवाती है, बीटा 2 एगोनिस्ट से टैकीकार्डिया 100% होता है। ट्रेमर्स भी मैंने पढ़ाया है, ट्रेमर्स भी होता है और हाइपोकैलीमिया भी होता है। बट बीटा 2 एगोनिस्ट कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता, हाइपर करवाता है ना। कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता, सारे बच्चे याद रखना, है ना। हाइपो नहीं करवाता, हाइपर करवाता है। समझ में आई बात? समझ आई क्या बच्चों कहानी आप लोगों को? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़े सारे बच्चे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जेल्यूटोन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जेल्यूटोन, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर करो जल्दी से। इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर करो बच्चों। कहीं तो सुना है इस दवाई का नाम, जिलूटोन का नाम कहीं तो सुना है, अरे कहीं तो सुना है। साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर 5, लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर 5, फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, प्रिवेंट मास सेल डीग्रेनुलेशन, 4 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना है। जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इस दवाई को आप लोगों को, और अगर आपको याद आ रहा है तो जल्दी से बताएं, है ना। मास्ट, ये प्रिवेंट मास्ट सेल नहीं है, मास्ट सेल है ना। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी बोलते हैं इसको, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। जेल्यूटोन ये हमने पता है कहाँ पढ़ा था, मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, याद दिलाता हूँ। ये हम लोगों ने NSAIDs में पढ़ा था, है ना। NSAID में दवाई का नाम पढ़ा था। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था। साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम्स को जो इनहिबिट करते हैं, कोक्स को जो इनहिबिट करते हैं, वो तो हम लोगों ने पढ़ाया ही था आपको। एस्पिरिन, फेस्पिरिन, एस्पिरिन होती है ना, इंडोमिथासिन होती है, पैरासीटामोल होती है, डिक्लोफिनेक होती है, सारी की सारी दवाइयाँ हैं जो कोक्स को इनहिबिट करती है ना। फिर आता है फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, ये दवाइयाँ तो है ही दूसरी, है ना। ये तो दूसरी ही दवाइयाँ हैं फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, जो फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को इनहिबिट करने वाली दवाई भी दूसरी है। एक दवाई बचती है बस, है ना, एक दवाई। ठीक है, फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये दोनों दवाइयां हम लोगों ने कहीं और पढ़ी थी, है ना, कहीं और पढ़ी थी। याद करो आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी ये दोनों दवाइयां। अगर मैं जिलूटोन की बात करूं तो 5 लोक्स लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर है, याद करो दवाइयां। और इसके बाद मैंने आपको और भी दवाइयां बताई थी, दैट इज मोन्टील्यूकास्ट,
मोंटेलुकास्ट, जाफिलुकास्ट की दवाइयां हमने पढ़ी थी, है ना। इसके आगे ही पढ़ी थी, जेलुटोन डायरेक्टली लोक्स को इनिबिट करता है, देन उसके बाद अगर कोई इंटरल्यूकिन्स को स्पेसिफिक इनिबिट कर रहा है दैट इज मोंटेलुकास्ट, जाफिलुकास्ट पढ़ाया था मेरे को जहां तक अच्छे से याद आ रहा है। ठीक है, मुझे जो अच्छे से याद आ रहा है मैंने आप लोगों को सारा पढ़ाया था ये, और आपको भी याद होगा पक्का, आपके ऑप्शन देख के, आपके आंसर देख के मुझे लग रहा है ये आप सभी को याद है। आपका ये होमवर्क है, ये वाली दवाइयां, ये वाले दोनों एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। 5-फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या होता है और मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल क्या होता है, ये होमवर्क और कमेंट करके बताना है ना। कमेंट करके बताना है आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम्पल 5-फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर के होते हैं और मास्ट सेल स्टेबलाइजर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर इज वर्किंग ऑन द वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी टू इंक्रीज द डोजेज ऑफ एमाइट्राइपेटाइलिन इन डिफरेंट इंडिविजुअल। Which of the following would give information about the response of increasing the dose of amitriptyline? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर है जो वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स पे काम कर रहा है ना, दवाई के वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी पे काम कर रहा है, टू इंक्रीज द डोज ऑफ एमाइट्राइपेटाइलिन, की हमें डोज बढ़ानी है एमाइट्राइपेटाइलिन की, इंक्रीज करनी है अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है वो इंफॉर्मेशन देगी डोज के बारे में, डोज बढ़ी हुई डोज के बारे में, इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। ऑप्शन ए आपका है ग्रेडेड ड्रग रिस्पॉन्स कर्व, ऑप्शन बी है क्वांटल ड्रग रिस्पॉन्स कर्व, ऑप्शन सी है पोटेंसी, ऑप्शन डी है एफिकेसी। बताओ। A group of researcher is working on the variation in response sensitivity to increasing the dose of amitriptyline in different individual. Which of the following would give information about the response of increasing the dose of amitriptyline? सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ भाई, लगाओ दिमाग बच्चों। बताओ बताओ बच्चों, बताओ, दिमाग लगाओ और आंसर करो इसका। ग्रुप ऑफ रिसर्चर, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, देख पा रहा हूँ, उलझ रहे हो सारे के सारे, कभी ए बी सी डी, अबे चारों बोल दोगे क्या? चलो भाई, फैल गए तुम तो सारे के सारे इतने से सवाल में। देखो यार, अलग अलग बातें हैं यहाँ पे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहला तुमसे पूछा वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी के बारे में बताना है, अगर आप इंक्रीज डोज कर रहे हो। देखो सिंपल सा कर्व बनेगा यहाँ पे, है ना, सिंपल सा कर्व बनेगा, डोज रिस्पॉन्स कर्व बनेगा यहाँ पे, डोज और रिस्पॉन्स कर्व बनेगा, है ना, डोज रिस्पॉन्स कर्व बनेगा। जाहिर सी बात है, डोज बढ़ाओगे रिस्पॉन्स भी बढ़ता चला जाएगा, डोज बढ़ाओगे रिस्पॉन्स भी बढ़ता चला जाएगा। एक सिंपल आपको वेरिएशन देखना है सेंसिटिविटी का, कि आप अगर डोज बढ़ा रहे हो तो रिस्पॉन्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। वो सेंसिटिविटी आपको अलग अलग लोगों में चेक करनी है कि अलग अलग लोगों में आप डोज बढ़ा रहे हो तो किस तरीके से सेंसिटिविटी बढ़ रही है, किस तरीके से रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। इस इंफॉर्मेशन को सबसे बेहतरीन कौन बता पाएगा आप लोगों को? भैया सिंपल कर्व बता पाएगा, डोज रिस्पॉन्स कर्व बता पाएगा। इसमें क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? अगर आपको सिंपल सेंसिटिविटी का पता करना है तो सिंपल सेंसिटिविटी की इंफॉर्मेशन आपको कौन बताएगा? आपको नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स कर्व बताएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये आपको सिंपल सी इंफॉर्मेशन दे देगा इसके बारे में। अब बच्चे कहेंगे सर ये बात ठीक है, बट आपने तो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व पढ़ाया था, है ना, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व पढ़ाया था, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व यहाँ पे यूज क्यों नहीं करोगे? अरे यार, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व हम जो स्टडी करते हैं वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पे करते हैं,
वो हम इंडिविजुअल पे नहीं करते, है ना, वो हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पे करते हैं कि हमने जो पेशेंट को डोज दी है उसका रिस्पॉन्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पे कितना है। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से तो हम लोग, जाहिर सी बात है बच्चों, कि जो मेन जो परसेंटेज पॉपुलेशन है जो डिफाइंड डिजायर्ड इफेक्ट या डिफाइंड इफेक्ट शो कर रही है हमें, उसके बारे में हम पता करते हैं। क्वांटल डोज में तो हम ED50 और LD50 की बात भी करते हैं, है ना, ED50 और LD50 की बात भी करते हैं, इफेक्टिव डोज 50% पॉपुलेशन में और लिथल डोज 50% पॉपुलेशन के अंदर, ये भी बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना। सेफ्टी मार्जिन की बात करते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व के अंदर, जबकि ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व या ड्रग रिस्पॉन्स कर्व के अंदर हम सिंपल इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशन रिस्पॉन्स देखते हैं, सेंसिटिविटी देखते हैं डोज बढ़ाने पे। तो ये बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से पोटेंसी की, पोटेंसी का मतलब है कि हमें किसी भी दवाई का ना, किसी भी दवाई की कितनी डोज चाहिए इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी ड्रग की हमें कितनी डोज चाहिए इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। और अगर हमारे पास सेम काम करने वाली दो दवाइयां हैं, एक दवाई 10 mg पे काम कर देती है सेम, एक दवाई 5 mg पे सेम काम कर रही है, तो ये वाली दवाई ज्यादा पोटेंट है ना। कम डोज पे सेम काम करने वाली दवाई ज्यादा पोटेंट है, कम डोज पे सेम काम करने वाली दवाई ज्यादा पोटेंट होती है। फिर आता है एफिकेसी। एफिकेसी की बात करें सिंपल सा, तो एफिकेसी का मतलब होता है कि कितनी इफेक्टिव है दवाई, है ना, दवाई आपकी कितनी इफेक्टिव है, उसका मैक्सिमम इफेक्ट क्या है, दैट इज सिंपल एफिकेसी। एफिकेसी सिंपल सी भाषा में बोलूं तो कोई भी दवाई कितना मैक्सिमम इफेक्ट अपना दिखा सकती है, दैट इज एफिकेसी। एंड एफिकेसी, कोई दवाई कितनी इफेक्टिव है इस बात से हम पता लगा सकते हैं, तो ये एफिकेसी होती है। तो एफिकेसी एंड पोटेंसी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है क्लासेस के अंदर, है ना। तो आई थिंक ये चारों पॉइंट में आपको समझ में आया होगा। सेम सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का, इसको घुमाया नहीं गया, बड़ा सिंपल सा रखा गया है, बट ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आप लोग अक्सर गलत कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे लड्डू और पेड़ों। विच ड्रग माइट हैव कोज द पेशेंट टू डेवलप ग्रेमेसिंग एंड एबनॉर्मल पोस्चरिंग आफ्टर रिसीविंग ए पैरासीटामोल मेडिकेशन फॉर सीवियर वोमिटिंग एज ऑब्जर्व व्हेन द पेशेंट प्रेजेंटेड टू द कैजुअलिटी विद साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। बताओ, एट्रोपिन, रेंटेडिन, मेटक्लोरप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, चार ऑप्शन आप सभी के सामने। बताओ भैया। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल हिंट ही दे दिया आपको, साफ साफ, है ना, साफ साफ हिंट दे दिया है कि पेशेंट में पोस्चरिंग चेंज हो रही है ना, थोड़ी बहुत ग्रेमेसिंग देखने को मिल रही है आफ्टर रिसीविंग ए पैरासीटामोल, आफ्टर रिसीविंग ए, सॉरी पैरासीटामोल नहीं है, पेरेंटल मेडिकेशन है भैया, सीवियर वोमिटिंग के लिए, एज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए पेशेंट प्रेजेंटेड टू द कैजुअलिटी विद साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। सीवियर वोमिटिंग है तो डिहाइड्रेशन का साइन तो होगा ही होगा। सीवियर वोमिटिंग के पेशेंट को रेंटेक क्यों दोगे और एट्रोपिन क्यों ही दोगे? बेसिक सा कंसेप्ट है, दो ऑप्शन एलिमिनेट करो। सीवियर वोमिटिंग के पेशेंट को दो चीजें क्यों ही देनी है, दो ऑप्शन एलिमिनेट करो, हटा दो, दो ऑप्शन हमने हटा दिए। बचे कितने? दो ऑप्शन, एक बचा मेटक्लोरप्रोमाइड, एक बचा डोमपेरिडोन, एक बचा मेटक्लोरप्रोमाइड और एक बचा आप लोगों का डोमपेरिडोन, दो ऑप्शन बचे आपके। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि ये वाला साइड इफेक्ट कौन सी दवाई दिखाती है, तो मैंने बताया मेटक्लोरप्रोमाइड डिस्टोनिया दिखाती है, पढ़ा था ना हमने। अरे बड़ा कॉमन दिक्कत है मेटक्लोरप्रोमाइड से डिस्टोनिया, और डिस्टोनिया के फीचर दिखे हुए हैं यहाँ पे, और डिस्टोनिया के फीचर लिखे तो आंसर मिल गया। अरे डोमपेरिडोन बोलने वालों, नलायको, शर्म करो थोड़ी, है ना। डोमपेरिडोन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाती, मेटक्लोरप्रोमाइड दिखाती है। क्या दिखाती है? एक्यूट डिस्टोनिया दिखाती है, स्पेशली यंग पेशेंट में दिखाती है। डोमपेरिडोन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी नहीं करती, और अगर डोमपेरिडोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही है तो एक्यूट डिस्टोनिया तो कभी नहीं दिखाएगी। समझ गए? ध्यान दो यार, ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करो, सिली मिस्टेक्स मत करो। पढ़ा हुआ है मेटक्लोरप्रोमाइड, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, एक्यूट डिस्टोनिया के बारे में हमने लिखा है। बट अब एग्जामिनर कुछ तो घुमाएगा ना, ऐसे थोड़ा लिख देगा कि दवाई है एक्यूट डिस्टोनिया दिखाती है, बताओ कौन सी दवाई है। फिर ये क्या क्वेश्चन बना? एक्यूट डिस्टोनिया के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्यूट डिस्टोनिया में क्या क्या देखने को मिलता है ना। अब ये चीजें साइकेट्रिक में पढ़ोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
करेक्ट अबाउट एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज 2। कॉक्स 2 के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? ऑप्शन है इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय इंडोमिथासिन, इट इज इंड्यूसिबल, इट जनरेट्स साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इट इज फाउंड ओनली इन फीटल टिश्यू। 4 ऑप्शन है, कॉक्स एंजाइम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताओ। क्या लगता है? इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय इंडोमिथासिन। नहीं, ये तो बहुत ही गलत लिख दिया है ना, नॉट इनहिबिटेड बाय इंडोमिथासिन। अबे साइक्लोऑक्सीजनेज तो इनहिबिट किया जाता है ना, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। इट जनरेट साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कैसे कर सकता है? ये दवाइयाँ तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती ही नहीं है, ये दवाइयाँ तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को खराब करती है, ये तो गैस्ट्रिक अल्सर करवाती है। इट इज ओनली फाउंड इन फीटल टिश्यू, नहीं, ओनली फीटल टिश्यू में नहीं मिलता, गलत है गलत है गलत है। एक ऑप्शन बचता है, इट इज इंड्यूसेबल, है ना, इट इज इंड्यूसेबल। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के बारे में। एक ही बात सही लिखी हुई है कि ये इंड्यूसेबल होता है, और स्पेशली कब इंड्यूसेबल होता है? ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। सारे बच्चे याद रखना, ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन के दौरान ये दवाई इंड्यूसेबल होती है। तो ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ये ड्रग इंड्यूसेबल होती है। सारे बच्चे इसको याद रखना, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट यूटिलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो यूटिलाइज नहीं करते हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर? ऑप्शन ए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, ऑप्शन बी स्टीरॉइड, ऑप्शन सी बीटा एगोनिस्ट एंड ऑप्शन डी कोलिनर्जिक ड्रग्स। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट यूटिलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। बताओ इनमें से कौन सा हम ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में काम में नहीं लेते। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई बताओ, कौन सी ऐसी एजेंट है जो ब्रोंकियल अस्थमा में काम में नहीं लेंगे? देखो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर हमें ऐसी दवाइयाँ लेनी है सारी की सारी। ब्रोंकियल अस्थमा में हम ऐसी दवाइयाँ यूटिलाइज करेंगे, ऐसी दवाइयाँ यूटिलाइज करेंगे जो क्या कराए? ब्रोंको डायलेशन कराए, ब्रोंको डायलेशन कराए। सारे बच्चे सुनना, ब्रोंको डायलेशन करवाए। अगर मैं ब्रोंको डायलेशन की बात करूंगा मेरे लड्डू और पेड़ो, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, ये दवाइयाँ ब्रोंको डायलेशन करवाती है, ठीक है। स्टीरॉइड्स करवाएगी, हाँ बिल्कुल करवा देगी। बीटा एगोनिस्ट करवाएगी, ये भी करवाएगी, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करूँ तो कोलिनर्जिक ड्रग्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है ना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। याद करो, कोलिनर्जिक दवाइयाँ जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करेगी तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। तो कोलिनर्जिक दवाइयाँ आप कभी भी ब्रोंकियल अस्थमा में यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, है ना, कभी नहीं दे सकते हो। All amongst all NSAID currently being used, why is aspirin unique? एस्पिरिन अद्भुत क्यों है? एस्पिरिन सुरीली क्यों है ना? एस्पिरिन में क्या खास बात है ऐसी भैया, बताइए। एस्पिरिन में ऐसी क्या खास बात है जो बाकियों में नहीं है? सोचे जरा।
एस्पिरिन क्यों यूनिक है? सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ के। वाह बादशाह, वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्यों अलग है एस्पिरिन? गजब गजब, क्यों अलग है एस्पिरिन? गजब। देखो यार, तुम्हें लग रहा होगा एस्पिरिन कोलोन कैंसर के रिस्क को कम करती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है। कोलोन के अलावा, एस्पिरिन के अलावा और भी दवाइयां हैं, सेलेकॉक्सेब, है ना, सुलनीडेक, नेप्रेक्सोन, ये भी कुछ दवाइयां हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव फैक्टर है कोलोन कैंसर के लिए। तो ये भी कोलोन कैंसर को कम करती है, रिस्क को। रिड्यूसेस फीवर, है ना, एनएसएआईडीज में बहुत सारी एनएसएआईडीज है जो फीवर को कम करती है, तो ये भी यूनिक नहीं है एस्पिरिन के लिए, है ना। एस्पिरिन के अलावा और भी बहुत सारी एनएसएआईडीज है, फीवर को कम करती है। सेलेक्टिवली इनहिबिट कोक्स2 एंजाइम, है ना, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन दे रखा है कि सिलेक्टिवली इनहिबिट। एस्पिरिन बच्चों सिलेक्टिव इनहिबिट करती ही नहीं कोक्स2 एंजाइम को, ये नॉन सिलेक्टिव इनहिबिट करती है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। ये तो ऑप्शन ही गलत बना दिया, सारे बच्चे याद रखना। सिलेक्टिव इनहिबिट करती ही नहीं कोक्स2 एंजाइम को, तो एस्पिरिन सिर्फ इसलिए यूनिक है क्योंकि जितनी भी एनएसएआईडी है उन सभी में एकमात्र ऐसी एनएसएआईडी है जो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है टारगेट एंजाइम को। सिर्फ एक ऐसी एनएसएआईडीज है जो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है, इसीलिए यहाँ पे एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है और ब्लीडिंग हो जाती है ना। सिर्फ एकमात्र ऐसी एनएसएआईडीज है जो कि इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है, बाकी सब रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल होती है। तो ये इसमें सबसे यूनिक फीचर है एस्पिरिन में, जो एस्पिरिन को अद्भुत और अनोखा बनाती है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज मैनिफेस्टेड एट इट्स लोवेस्ट डोज? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, है ना। मतलब आपसे पूछा कि कौन सा एक्शन या कौन सा इफेक्ट हम उम्मीद करते हैं एस्पिरिन की सबसे कम डोज पे, कम से कम डोज पे, लोवेस्ट डोज पे एस्पिरिन क्या इफेक्ट दिखाता है, कौन सा इफेक्ट दिखाता है, बताओ। शाबाश, चलो भाई, चलो चलो, शाबाश। मैंने लिखवाया था आपको कि सबसे कम डोज पे, लोवेस्ट डोज पे, है ना, देन मॉडरेट या माइल्ड डोज पे, या फिर हाई डोज पे, है ना। हाई डोज पे अगर सबसे कम डोज की बात करूं तो ये आपको एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट दिखाता है। प्लेटलेट एग्रीगेटिव इफेक्ट दिखाता है। हाई डोज पे ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दिखाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, है ना। और बीच की डोज पे कौन सा इफेक्ट दिखाता है, जल्दी से बताओ। अरे मॉडरेट डोज पे क्या इफेक्ट दिखाता है, मैंने लिखवाया था तुम लोगों को, है ना, याद करो। एंटी पायरेटिक इफेक्ट दिखाता है ना, लाइको, एंटी पायरेटिक इफेक्ट दिखाता है। तो आपसे पूछा सबसे कम डोज पे, कम डोज पे एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दिखाएगा, मिल गया आंसर, है ना, मिल गया आंसर, आसान है बिल्कुल, है ना। तो ये भी एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर टेकिंग अस्थमा? अगर कोई पेशेंट एस्पिरिन लेता है और एस्पिरिन लेने के बाद उसको अगर सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो वो किन के कारण होती है? ल्यूकोटेरिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन,
थ्रोम्बेक्सोन या प्रोस्टासाइक्लिन। 4 ऑप्शन है भैया, किस कारण होती है जल्दी से बताना। देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए कभी भी ना तो थ्रोम्बेक्सोन रिलेटेड हो सकता है, थ्रोम्बेक्सोन ना ही प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है कभी। प्रोस्टासाइक्लिन कोई मतलब ही नहीं है ना, प्रोस्टासाइक्लिन का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी आपके लंग्स की बात हो, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की बात हो, तो हमेशा ल्यूकोटेरिन्स आगे आते हैं। तो अगर सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करवा रहा है एस्पिरिन, तो वो दैट इज ड्यू टू ल्यूकोटेरिन्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना सारे बच्चे, ल्यूकोटेरिन्स के कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिलती है। सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का जो कारण रहता है एस्पिरिन लेने के बाद, वो दैट इज ड्यू टू इंक्रीज ल्यूकोटेरिन्स लेवल। ल्यूकोटेरिन्स को इनिबिट नहीं करता एस्पिरिन, आपको पता होना चाहिए। ये कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करता है, लोक्स को इनिबिट नहीं करता, लोक्स के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण एस्पिरिन लेने से कई बार सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल आज का नहीं है कोई, है ना। आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए आज अच्छे से। लगभग 16-17 क्वेश्चन थे, 17-18 क्वेश्चन या 15-16 क्वेश्चन थे। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं। मैंने वही क्वेश्चन करवाए आज आप लोगों को मेरे लड्डू पेड़ो, जो आपने करे हैं। होपफुली मुझे लग रहा है देख के कि आपने आज काफ़ी सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। एंड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बड़े बेसिक्स है। एक बार अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको हर एक बात पता होगी, हर एक चीज़ पता होगी। देखो एक दिन में चीज़ें याद नहीं होती, एक दिन जरूर होती है। मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। और एक्सक्यूज़ मत ढूंढो, जब एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हो कोई दूसरा उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, वहीं पे तुम पीछे रह जाओगे। तुम्हें पीछे नहीं रहना है, तुम्हें वॉरियर बनना है भाई, है ना। तुम्हें वॉरियर बनना है। तुम इस युद्ध में अब कूद चुके हो, तुमने छलांग लगा चुकी है, तुम सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला परिवार का हिस्सा बन चुके हो। तो अब भाई मचा के ही निकलना है, अब मचा के ही निकलना है किसी भी हाल में, क्योंकि अब रणभूमि को छोड़ा नहीं जा सकता। अब रणभूमि में मचाने का समय है। इतना मचा दो, भयंकर मचा दो कि अड़ोस पड़ोस तक धुआं बरकरार रहे, हर किसी की जलन बरकरार रहे भाई। इतना मचाओ इस बार, पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में, जो भी अटैम्प्ट है आपका, इस बार सिलेक्शन लेके ही मानो। तो इंतजार रहेगा एक खूबसूरत से रिजल्ट का। और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है उसको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले खूबसूरत से अध्याय में, अगले खूबसूरत से सेशन में। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहें और पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। मिलते हैं आप सभी से अगले खूबसूरत से अध्याय में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव ए वंडरफुल डे, बाय बाय, ख्याल रखें एंड प्लीज ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच लड्डू और पेड़ो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।